हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं माउस साइको 100 के सीजन 2 के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही है, आप उसके ऊपर क्लिक कर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मॉब और इशू दोनों को देखते हैं जो कि एक प्लेन के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन मॉब नीचे गिर जाता है और जब उसकी मॉम उसके जख्म के ऊपर हाथ लगाती है तो वो रोने लग जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है और वो प्लेन भी रिसु के हाथ से छूट कर बादलों के ऊपर चला जाता है। और इसके बाद इंट्रो शुरू होता है। इंट्रो के बाद हम लोग मिजाटो को देते हैं जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है और कहती है कि मॉब के नाम पर एक पूरी बिल्डिंग बन चुकी है। साइको हेलमेट रिलीजन वालों को अभी तक अपना लीडर नहीं मिला है और ना ही इन लोगों के पास कोई आइडिया है कि इस रिलीजन को कैसे संभाले। लेकिन एक अननोन डोनेशन की वजह से इन लोगों ने ये हेडक्वार्टर बनाया है और इसके मेंबर्स हर रोज नए नए लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं और ये पूरे इंटरनेट पर फेमस हो गया है। और अगर मॉब ने इनके सामने आने का फैसला कर लिया तो ये और भी आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम लोग मॉब के स्कूल को देते हैं और उनका टीचर उन्हें एनुअल मैराथन के बारे में बता रहा होता है। और फिर स्कूल खत्म होने के टाइम पर मिजाटो मॉब के पास आती है और उससे कहती है कि स्कूल की छत पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर उसके पास डिम्पल आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक और लड़की डेट के लिए पूछने वाली है और मुझे इस बार ये लग रही है। तो मॉब उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो डिम्पल, मुझे पता है कि उसे सिर्फ मुझसे बात ही करनी है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि उस भोले मॉब को क्या हुआ जिसे मैं कभी जानता था। पहले तो तुम पूरी तरह से लाल हो जाते थे जब तुम किसी लड़की से बात करते थे, लेकिन अब क्या हुआ। और उसके बाद छत पर मिजाटो मॉब से कहती है मुझे तुमसे मैराथन के बारे में बात करनी है। तो मॉब कहता है अच्छा ये मैराथन के बारे में है। तो डिम्पल उसे देखकर कहता है कि क्या ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर वो मॉब से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मैराथन को अपनी पावर्स का यूज करके जीतो। तो मॉब कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तो मिजाटो कहती है कि एक फैन क्लब है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा है और मॉब फैंस का नाम सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन जब मिजाटो कहती है कि वो साइको हेलमेट रिलीजन ग्रुप है तो वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और फिर डिम्पल उस पोस्टर के बारे में सोचता है जो कि उन्होंने उस दिन देखा था। और फिर मिजाटो कहती है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा एक पीछे से शॉट है और उन्होंने उस फुटेज को एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि तुम सॉल्ट मिडिल स्कूल से हो और उन्हें लगता है कि जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो उन्हीं के लीडर का किया हुआ है, इसलिए वो सभी लोग तुम्हें मैराथन में ढूंढने आएंगे। तो मॉब कहता है सॉरी, लेकिन मैं वो रेस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही जीतूंगा और वैसे ही मैं आजकल जॉगिंग करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अगले साल तक टॉप 10 में आ ही जाऊंगा। और फिर डिम्पल कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने इतने आगे तक का सोच रखा है। लेकिन मिजाटो उससे कहते हैं कि अगले साल नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम हमारे हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होंगे और हमारे पास इन चीजों पर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं होगा। तो मॉब घबराए हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता। तो डिम्पल उससे कहता है कि क्या बात है। तो मॉब कहता है कि अगले साल टॉप 10 में आने के बाद मैं सुबोमो को डेट के लिए पूछने वाला था। और ये बात सुनकर डिम्पल और मिजाटो दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर मॉब कहता है कि मैंने स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हगा था, लेकिन मैं मैराथन में टॉप 10 पर आकर सुबोमी को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना कूल हूँ। और फिर डिम्पल शॉक हुआ कहता है कि शिगेओ तुम मेरे बिना नोटिस किए इतना कैसे चेंज हो गए। और फिर मॉब कहता है कि अगर अगले साल नहीं तो मैं इस साल की मैराथन में ही टॉप 10 में आऊंगा। और ये बात सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद वो टेलीपैथी क्लब वालों के साथ बात करता है और वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और टॉमी उससे कहती है कि अगर तुम्हें याद भी है कि तुम पिछले साल कौन से नंबर पर आए थे। तो मॉब कहता है कि 300 में से 291 नंबर पर। और ये बात सुनकर टॉमी उससे गुस्से में कहती है कि ये बहुत ही स्लो है। और फिर सारुतो उससे कहता है कि क्या मैं अपने भाई से सलाह लूं। तो टॉमी कहती है कि लास्ट मिनट की सलाह से कुछ नहीं होगा। तो इनुकावा कहता है कि क्यों ना तुम फैंसी शूज ले लो। तो टॉमी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मॉब के पास इतने पैसे होंगे। तो मॉब कहता है कि मुझे बस ये चीज करनी है। और तभी वहां पर ओनिगवारा आता है और वो कहता है कि ये हुई ना बात कागयामा और इसीलिए तुम हमारे शेडो लीडर हो। और फिर वो उसके पास आकर कहता है कि मेथड्स और टेक्निक मायने नहीं रखते, मायने रखती है कि तुम इसे कैसे करना चाहते हो। और फिर वो मॉब से कहता है कि क्या तुम इसके लिए अपनी सारी जान लगा दोगे। तो मॉब कहता है हाँ। और फिर ओनिगवारा से अपने शोज दिखाकर कहता है कि इसे रख लो और अपना बेस्ट दो। और ये चीज देखकर इनुकावा कहता है कि वो कितना औसम है। लेकिन तभी मुसाशी खिड़की से बोलता है ओ तो ये तुम्हें दे गया, असल में ओनिगवारा ने गलत साइज के शूज ले लिए थे। और ये बात सुनकर टोमी उससे कहती है कि क्या ये बताना जरूरी था। और इधर रेगन के ऑफिस में रेगन मॉब से कहता है कि तुम बेचैन क्यों लग रहे हो। तो मॉब कहता है कि नहीं मैं बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो रेगन इससे कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम बेचैन नहीं हो। और फिर डिम्पल रेगन के पास आकर कहता है कि ये एक मैराथन में भाग लेने वाला है और अगर ये उसमें टॉप 10 में आ गया तो ये अपने प्यार सोबोमी को बोलेगा कि ये उसके लिए कैसा फील करता है। और ये बात सुनकर रेगन पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो खड़ा होकर बोलता है क्या तुम उससे डेट के लिए पूछने वाले हो। तो मॉब कहता है हाँ। और फिर रेगन मॉब की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम पर आने की जरूरत नहीं है। तो मॉब कहता है क्यों। तो रेगन कहता है कि तुम्हें मैराथन के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आने वाले और चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो मॉब कहता है कहाँ। तो रेगन कहता है ट्रेनिंग करने। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं लेकिन रेगन हाफ से लग जाता है और वो मॉब से कहता है क्यों ना हम लोग टी ब्रेक ले रुक जाएं। तो मॉब कहता है कि अभी तो 1 किलोमीटर ही हुआ है। और तभी उन दोनों को रिस्सू देखता है और डिम्पल रिस्सू के पास आता है। तो रिस्सू डिम्पल से पूछता है कि क्या ये मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो डिम्पल कहता है हाँ। और अगर शिगेओ टॉप 10 में आ गया तो वो सुबोमी को डेट के लिए पूछने वाला है। और ये बात सुनकर रिस्सू भी शौक में आ जाता
है और वो मन में कहता है कि सुबोमी टकाने, मुझे आज भी याद है कि हम लोग साथ में खेलते थे, लेकिन उसे संभालना बहुत ही मुश्किल है। मुझे आज भी याद है कि वो कैसे हाइड एंड सीक के बीच में ही घर चली जाती थी। मुझे बस भाई की चिंता है कि वो ठीक रहे। और इसी रात मॉब की माँ उसे प्लेट साफ करने के लिए बोलती है, लेकिन रिसु आकर उससे कहता है कि मैं कर देता हूँ। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और रिसु उससे कहता है कि भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी थोड़ी सी मदद करने में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉब कैसे रेगन के साथ ट्रेनिंग करता है, बॉडी इंप्रूवमेंट वालों से चीजें सीखता है और उनके साथ भी ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिसु और टेरू रेगन के ऑफिस में मॉब की जगह पर आए होते हैं और रेगन उन्हें शुक्रिया कहता है। तो रिसु कहता है कि मैं बस अपने भाई के लिए ये कर रहा हूँ ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए। और टेरू कहता है कि इसीलिए हम इसी जगह पर काम करेंगे। तो रेगन उससे कहता है कि ठीक है, इन फाइल्स को ठीक से लगा दो और देखो कोई एक्सोसिज्म के लिए ईमेल्स तो नहीं आई है। लेकिन तभी उनके ऑफिस का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहां पर सुबोमी और उसकी दोस्त आई होती है। और फिर रेगन उनसे कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ और वो टेरू से कहता है कि क्या तुम प्लीज इनके लिए चाय बना दोगे। और फिर वो देखता है कि वहां पर रिसु नहीं होता और टेरू उससे कहता है कि वो किसी रीजन से छुप रहा है। और तभी हम रिसु को देते हैं जो कि एक टेबल के पीछे छुपा होता है और वो मन में कहता है कि सुबोमी यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मैं इसे ये पता नहीं लगने दे सकता कि मेरे भाई का इस जगह के साथ कोई रिश्ता है। और फिर उसकी दोस्त रेगन से कहते हैं कि हमने सुना है कि आप रिलेशनशिप एडवाइस भी देते हो। और ये बात सुनकर रिसु शौक में आ जाता है और फिर रेगन उन्हें एक फॉर्म देता है और कहता है कि इसे फिल करो। और जब वो उसे भर देती है तो रेगन उसे देखकर कहता है तो तुम दोनों सॉल्ट मिडिल स्कूल से हो, मैं भी किसी को जानता हूँ जो कि सॉल्ट मिडिल स्कूल से है। और ये बात सुनकर रिसु गुस्से में कहता है कि रेगन अपना मुंह बंद करो। और फिर रेगन कहता है कि वो लड़का तुम्हारे ही ग्रेड में है या तुमसे बड़ा है और वो स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेता है। और ये सुनकर मिकी खुश हो जाती है और फिर रेगन उससे कहता है कि वो सॉकर टीम में है और तुम उसे जूते लेकर देना चाहती हो, लेकिन तुम्हें ये डर है कि अगर तुमने ज्यादा महंगे ले दिए तो उनकी वैल्यूज तुम्हारी फीलिंग से ज्यादा हो जाएगी। और फिर मिकी हाँ बोल देती है और सुबोमी उस रूम को देख रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर रेगन ने अपने क्लाइंट्स के साथ की लिखी हुई पिक्चर्स को लगाया होता है। और फिर वो उसे ध्यान से देखने लग जाती है और फिर रेगन मिकी से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बातें सुनकर मिकी खुश हो जाती है। और फिर सुबोमी कहती है कि मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो रेगन कहता है ठीक है, क्या तुम्हें भी रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए। तो सुबोमी उससे कहती है हाँ, और जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वो किसी और स्कूल में है और मैं उससे क्राइम स्कूल में मिली थी। और इधर रिसु अपना मुंह छुपाई बैठा होता है और टेरू उससे कहता है क्या हुआ, क्या बात है। और फिर सुबोमी कहती है कि हम दोनों स्कूल के बाद साथ में घर जाते थे, तो क्या मुझे उसे डेट के लिए पूछ लेना चाहिए। और ये बात सुनकर रिसु को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और फिर रेगन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे पूछ ही लेना चाहिए। और ये सुनकर रिसु गुस्से में बोलता है कि हे ये क्या बोल रहे हो। और फिर रेगन सुबोमी से कहता है कि जैसा तुमने मुझे बताया वो लड़का भी जरूर तुम्हें इंटरेस्टेड होगा और अगर तुमने उससे पूछेगी तो वो जरूर हाँ बोल देगा। और फिर ये बात सुनकर रिसु अपना सर पकड़ लेता है और जब वो चली जाती है तो टेरू रिसु से कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो। और रिसु अपने मन में कहता है कि मैं ये चीज अपने भाई को पता नहीं लगने दे सकता। और फिर हम सुबोमी और मिकी को देखते हैं और मिकी उससे कहती है कि तुम क्राइम स्कूल गई थी, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो सुबोमी कहती है कि नहीं, वो कहानी तो मैंने वैसे ही बनाई थी ताकि मैं उस इंसान को टेस्ट कर सकूं ताकि तुम्हारे साथ कोई स्कैम ना हो सके। तो मिकी उससे कहती है कि क्या वो टेस्ट में पास हो गया। तो सुबोमी उस टाइम को याद करती है जब वो वॉल पर लगी पिक्चर्स को देखती है और उसे वहां पर रेगन के साथ मॉब की पिक्चर्स भी दिखती है। और फिर वो मिकी से कहती है कि उसने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा, इसलिए मुझे वो ठीक ही लगा। और उसके बाद मैराथन का दिन आता है और सभी लोग उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं और मेजाटो भी कहती है कि अब टाइम आ गया है। मुझे पता है कि साइको हेलमेट रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहे हैं और यही टाइम है उनके लीडर के सामने आने का। और इधर मॉब के मॉम और डैड खड़े होते हैं और उसके डैड कहते हैं कि मुझे रिसु का तो पता है लेकिन मुझे शिगियो की चिंता है। तो उसकी मॉम कहती है सही बात है, इसलिए हमें उन्हें रेस ट्रैक के बीच में देखना पड़ेगा ना कि फिनिश लाइन पर। और उसके डैड इस बात पर सिर हिला देते हैं और इधर किशिबयाशी, इनुकावा और सारुटा तीनों अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाए होते हैं और कहते हैं कि हम तो आज भाग ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कोल्ड हो गया है। तो टॉमी उनके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम तीनों दौड़ने वाले हो, यहाँ तक कि मॉब भी दौड़ रहा है। और फिर डिम्पल मॉब के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम तैयार हो शिगेयो। और जब वो मॉब का चेहरा देता है तो वो देता है कि वो पूरी तरह से नर्वस खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसे मुशासी मारता है और उससे कहता है कि डरो मत कागेयामा और सभी को दिखा दो तुम्हारी मेहनत का फल। और मॉब कहता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और फिर ओनुकावा मॉब के शूज को देखता है जो कि पूरी तरह से घस चुके होते हैं और उन्हें देखकर वो मन में कहता है तो तुमने इनका अच्छे से यूज किया है। और उसके बाद अनाउंसर रेस स्टार्ट करने के लिए सबको कहता है। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और बॉडी इंप्रूवमेंट वाले सबसे आगे होते हैं, लेकिन मॉब पीछे होता है और दो स्टूडेंट उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और रिसु उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है, लेकिन मॉब फिर से खड़ा होकर दौड़ने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी टांग पर चोट लग चुकी होती है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि ऐसे तो तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पोजेस करूं, तुम्हें सिर्फ टॉप 10 में ही तो आना है। लेकिन मॉब कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ बाता ही रहता है। उसके बाद हम उसके मॉम डैड को देते हैं जो कि शिगेयो का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने मॉब वहां पर आ जाता है और उसकी मॉम उसकी टांग पर लगी चोट को देखकर चिंता में आ जाती है, लेकिन मॉब उनके सामने से निकल जाता है और फिर वो
वो कहती है कि हमारे बच्चे बहुत ही हिम्मत वाले हैं। और फिर उसके डैड भी सिर हिला देते हैं और फिर वो कहती है कि मैं इनके लिए डिनर में जरूर कुछ अच्छा खाने के लिए बनाऊंगी। और उसके बाद हम लोग शुभमी को देते हैं जो कि मॉव को देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम कर सकते हो। लेकिन फिर वो मॉव को देती है जो कि पूरी तरह से थके होने के बाद भी दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल जाता है और फिर शुभमी उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉव गिरते गिरते भाग रहा होता है और डिम्पल कहता है कि इसका फॉर्म पूरी तरह से गलत है। और तभी वहां पर रेगन आ जाता है और वो उससे कहता है कि चलो बस 1 किलोमीटर और ही बचा है। और डिम्पल उससे कहता है कि तुम तो पूरे फॉर्म में लग रहे हो रेगन। तो रेगन उससे कहता है कि चुप करो, मैंने तो बस इतना सोचा कि चलो मैं इसके एंड तक जाने में थोड़ी सी मदद कर दूं, लेकिन जो लोग सबसे आगे है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहे हैं और तुम उनके साथ कभी नहीं मिल पाओगे। अगर तुम स्प्रिंट भी लगाओगे तो अभी तुम 74 पोजीशन पर हो और अगर तुम्हें टॉप 10 में आना है तो तुम्हें 64 और स्टूडेंट्स को पार करना होगा। और फिर डिम्पल कहता है क्यों ना हम एक टैक्सी ले लें। और फिर रेगन अपने मन में कहता है कि मैं ये ख्याल मेरे मन में भी आया था, लेकिन फिर वो डिम्पल से कहता है कि बकवास मत करो, इसका चेहरा देखो, इसने अभी तक हार नहीं मानी है। और मॉव पूरी जी जान से भाग रहा होता है, लेकिन अचानक हम उसे एक बेड के ऊपर देखते हैं और उसका टीचर उसके सामने खड़ा होता है और वो मॉव से कहता है कि तुम्हें अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए। तो मॉव कहता है कि क्या मैराथन खत्म हो गई? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे भाई ने 9th प्लेस हासिल की है। और ये बात सुनकर मॉव खुश हो जाता है और उसे देखकर उसका टीचर उससे कहता है कि तुम मुझे हमेशा उदास से लगते थे, लेकिन आज तुम मुझे बहुत ही खुश लग रहे हो। तो मॉव उसे थैंक यू कहता है। और फिर हम देखते हैं कि साइको हेलमेट रिलीजियस के मेंबर्स वहीं पर बैठे होते हैं और मॉव का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं आता। और फिर मॉव स्कूल से घर जाने लगता है और इधर घर में उसकी मॉम उसके लिए डिनर बना रही होती है, लेकिन तभी उनके घर की रिंग बेल बजती है और इस्सू उसे खोलने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर दरवाजे पर शो होता है और उसे देखकर इस्सू पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? तो शो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। और फिर वहां पर उसकी मॉम आती है, लेकिन इस्सू उससे कहता है कि मॉम यहाँ पर मत आना। और फिर शो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं और इससे तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और फिर वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेता है और उसे देखकर इस्सू उससे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन फिर वो अचानक से डर जाता है और हम शो को एक स्कैरी सी लुक में देखते हैं। और इधर मॉम अपने घर की ओर आ रहा होता है, लेकिन उसे शहर में से कहीं से धुआं निकलता दिखता है और डिम्पल उसे देखकर कहता है रुको, ये जगह तो। और फिर हम लोग मॉम को उस जगह के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और वो पूरी तरह से शौक में होता है क्योंकि वो जगह असल में उसका घर होती है। और फिर वो घर के अंदर चला जाता है और मॉम वहां पर जाकर बोलता है कि सब ठीक है, डैड आज घर पर थे, उन्होंने हमारी रेस देखने के लिए छुट्टी ली थी। और मॉम हमेशा स्टोव के साथ ध्यान से काम करती है और इस्सू भी यहीं पर था और वो हमेशा शांति से काम करता है। और फिर वो ऊपर जाता हुआ कहता है सब ठीक है, सब ठीक है, भले ही हमारा घर पूरी तरह से जल गया हो, लेकिन जब तक हम साथ साथ हैं हम फिर से शुरू कर सकते हैं। और फिर इसकी एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 91% तक पहुंच जाती है और फिर वो एक दरवाजे को खोलता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो सभी लोग यहाँ से चले गए। और तभी वहां पर डिम्पल आता है और वो मॉम से कहता है कि मैंने डोर के ऊपर हाथापाई के निशान देखे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई जबरदस्ती आया था। और फिर मॉम कहता है कि इसका मतलब है कि वही इंसान उन्हें अपने साथ ले गया होगा। और फिर उसकी परसेंटेज 94% तक चली जाती है और फिर वो एक रूम की तरफ भागता हुआ जाता है और जब उसका दरवाजा खोलता है तो वो और डिम्पल दोनों डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ इंसानों की लाशें जल रही होती हैं। और फिर उसके एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 100% से ऊपर चली जाती है और इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है और फिर वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।